So yesterday we started with advent of Europeans, and I have just given you a brief introduction of the chapter. So today we'll be studying this in much detail. So we had discussed certain points ki why the Britishers or all the Europeans that we talked about yesterday had come to India. The main reason was because of industrial revolution, their lifestyle had changed and they started consuming a lot of liquor and a lot of meat. Now in order to preserve this meat, they wanted spices, and because of that they wanted to conquer the whole of this South Asian countries. ठीक है ना. So ये है पहला रीजन. दूसरा रीजन ये कि देयर वर मिडिल मैन. ठीक है, ये जो अरेबियन वाला एरिया है, तो अरेबिया वाला जो पूरा एरिया था, ये इनके मिडिल मैन थे. सो एज दे वर चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ दैट दे वांटेड टू एलिमिनेट दोज मिडिल मैन. ठीक है, सेकंड रीजन. थर्ड रीजन इज दैट कि देयर वाज अ एम्पायर कॉल्ड एज ओटोमन एम्पायर. This Ottoman Empire had already conquered a lot of regions, and now they had also conquered Constantinople, which is the capital of Greece. And Greece is one of the ancient civilization of Europe. So because of that, most of the European nations were in fear कि भाई अगर अंदर तक आ गया तो आगे चल के ये तो बाकी पूरे यूरोप को भी कॉन्कर कर लेगा. सो हमें इनको जो इतना पावरफुल नहीं बनाना. We will find our own way to trade with India and eliminate this middleman. जैसे ही इनके साथ क्या है कि ट्रेड खत्म हो गया ना ये मिडिलमैन के साथ, तो ये इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, गाय भैंस बकरी चराएंगे उसके बाद. ठीक है ना. सो उस टाइम पे तो ऑयल की डिमांड नहीं थी. आज तो ये गल्फ कंट्रीज है, इनके पास ऑयल है, इसकी वजह से ये फ्लरिश कर रहे हैं. ठीक है ना. लेकिन जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, उस जमाने में तो व्हीकल नहीं थे ना उतने. सो उधर ऑयल के बारे में उतना पता नहीं था. तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही ट्रेडिंग था, मिडिलमैन वाला. तो अगर वो खत्म कर दिया तो ये लोग फिर से गरीब हो जाएंगे. ठीक है ना. तो ये रीजंस थे कि जिसके कारण जो है इंडिया की तरफ इन लोगों को सी रूट ढूंढना था. ठीक है. सो स्टार्टिंग किसने किया? पोर्तुगीज ने किया. हेंस दे आर कॉल्ड एज अ पायनियर्स. ठीक है, पायनियर्स ऑफ फाइंडिंग सी रूट टू इंडिया. कौन? पोर्तुगीज. तो पोर्तुगीज का एक प्रिंस था, प्रिंस हेनरी. ही हैड डिसाइडेड टू सेंड सम एक्सप्लोरर्स. सो फर्स्ट ऑफ दोज एक्सप्लोरर वर, पहले एक्सप्लोरर कौन थे? Columbus. Yes, Christopher Columbus, who had started his journey or his voyage on 3rd of August 1492. Yes, Christopher Columbus. Rest of you, please participate whenever I am asking a question. Don't feel कि अरे इसने तो बोल दिया, चलो अभी हम क्या बोलेंगे. ठीक है. It shows कि you are also actively participating. Each and every one of you is sitting at your home, right? So आप लोग तो अकेले हो. ठीक है. तो कोई पहले किसी ने आंसर कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? You also type your answer. ठीक है ना. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. एनीवेज, सो ऑन 3rd of August 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस स्टार्टेड हिज वॉयज. ठीक है. एंड किसका मैप यूज किया था? मोहम्मद अल इदरीसी का. ठीक है. सो मोहम्मद अल इदरीसी, ठीक है, दिस इज द पर्सन हु हैड मेड द मैप ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसको यूज करके क्रिस्टोफर कोलंबस, ये वाला मैप था वो. ठीक है. जिसको यूज करके क्रिस्टोफर कोलंबस और हमारे वास्को ड गामा दोनों जो है अपने सी वॉयज पे निकलते हैं. ठीक है. सो दो रीजन है जिसके कारण जो है वो गलत करते हैं अपना रूट. ठीक है. एक तो मोहम्मद अल इदरीसी के मैप में नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ लिखा हुआ था. ठीक है ना. और दूसरा उसको लगा कि अगर ईस्ट में जाना है इट विल बी इजियर टू ट्रेवल थ्रू द वेस्ट, जल्दी पहुंच जाऊंगा. ठीक है. तो ये कहाँ पहुंचे? ये बहामास पहुंच गए. ठीक है. 61 डेज की जर्नी की इन्होंने. 61 डेज की जर्नी के बाद ये बहामास पहुंचे. उनको लगा कि यही इंडियन है, या मतलब यही इंडिया है. तो वहां के लोगों को उन्होंने इंडियंस कहा. ठीक है ना. बट इट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये उनको नहीं पता था. तो जब वो वापस गए अपने देश में और उन्होंने बोला कि मैं तो इंडियंस को ढूंढ कर आया हूँ, तो उन्होंने बोला तू थोड़ी ढूंढ कर आया. ठीक है. ये तो गलत डिस्क्रिप्शन है जो भी तू दे रहा है. ठीक है ना. सो ये पता चला कि अननोइंगली उसने जो है एक नई लैंड डिस्कवर की है. दिस लैंड वाज नॉट नेम्ड सो फार. इस जगह का कोई नाम नहीं था. ठीक है ना. सो लेटर इन द ईयर 1502 अमेरिगो वास्पुकी नाम के एक इंसान थे. अमेरिगो वास्पुकी नाम के जो इंसान थे वो उसी मैप को फॉलो करते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस के वो उस न्यू लैंड में जाते हैं और वहां पे वो अपना नाम देते हैं एज अमेरिका. सो अमेरिका इज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वास्पुकी. ठीक है ना. तो ये हमने कल पढ़ लिया था. उसके बाद वास्को ड गामा. 5 years after Columbus, Vasco da Gama set out to sail in search of sea route to India. He also used the map of Muhammad al-Idrisi, but he used it correctly.
From Europe, he reached Cape of Good Hope in Africa, and moving around Africa, he reached India. इंडिया कब पहुंचे वो 1498 में, ठीक है। कहाँ पहुंचे? कैलिकट में। कैलिकट किधर है? केरला, ठीक है। कैलिकट को आज हम लोग कोझिकोडे बोलते हैं, ठीक है। कोझिकोडे इज इन केरला, ठीक है। वास्को ड गामा को रिसीव किसने किया था? Which Indian ruler had received Vasco da Gama? बताओ। जामोरिन, ZAMORIN, यस, जामोरिन ने किया था, ठीक है ना। तो जामोरिन ने जो है वास्को डा गामा को रिसीव किया, ठीक है। कहाँ पे? कैलिकट में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट ऑफ हिज अराइवल वाज 20th May 1498। 20th May 1498 वास्को डा गामा हैड रीच्ड इंडिया, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आलू को हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं? बटाटा, ओके, बटाटा बोलते हैं, ठीक है। और टमाटो को? टमाटो को तो टमाटर। तो ये जो बटाटा और ये जो टमाटो, तो ठीक है, टमाटो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, टमाटर या टमाटा, ऐसे सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो बटाटा है, ये जो टमाटा है, ये एक्चुअल में हमारे मराठी वर्ड्स है ही नहीं, हिंदी मराठी के वर्ड्स ही नहीं है ये, ठीक है ना। एक्चुअल में आलू को बटाटा ये पोर्तुगीज लोग बोलते थे, और यही लोग पहली बार इंडिया में बटाटा टमाटा ये सारी चीजें लेकर आए थे। ये इंडिया में पहले थे ही नहीं, इंडियंस डिड नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ दिस, ठीक है। सो देखो, दे हैड ब्रॉट सम क्रॉप्स टू इंडिया, ठीक है। पोर्तुगीज हैड ब्रॉट सम क्रॉप्स टू इंडिया। क्या क्या? पोटैटो, टमाटो, टोबैको, पाइनएप्पल, पपैया, कैशू नट्स, कैशू नट मतलब काजू, एंड चिलीज। अब ये जो चिली का क्वेश्चन है ना, ये इंडिया में ऑलरेडी आ रखा है 2006 में, ठीक है। इन 2006 एनडीए पेपर इट वाज ऑलरेडी आस्क्ड, ठीक है। ये पोटैटो वाला जो क्वेश्चन है, ये एक सीडीएस एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। सीडीएस एग्जाम 2009 में आ रखा है, ठीक है। दैट मींस यूपीएससी के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लास चल रही है बाद में, 1 बजे, हाँ, 1 बजे, ठीक है। सो बेसिकली some crops were introduced by the Portuguese in India, ठीक है। पोटैटो, टमाटो, टोबैको, पाइनएप्पल, पपैया, कैशू नट्स एंड चिलीज, ठीक है ना। तो ये सारे जो क्रॉप्स है, ये पोर्तुगीज इंडिया लेकर आए थे, ये इंडिया में नहीं थे, और अलग अलग पेपर में ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? ओके, नाउ आपने गेम ऑफ थ्रोन सुना है? देखा है? यस, मैंने नहीं देखा, ओके, आई हैव नॉट सीन। एनीवेज, पता नहीं वो गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है, लेकिन मैं अभी आपको गेम ऑफ थ्रोन्स दिखाऊंगा। थ्रोन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय थ्रोन? सिंहासन, राइट। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, ठीक है। सो ये जो गेम ऑफ थ्रोन है, मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे गेम ऑफ सिंहासन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो गेम ऑफ सिंहासन है, हाउ इज इट गोइंग टू बी प्लेड? लेट्स सी हु आर द प्लेयर्स। तो सबसे पहले हमारे यूरोपियंस, दूसरे हमारे इंडियंस। इन सभी को क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए, किसका? राजा का, ठीक है ना। कौन, मतलब कहाँ का राजा? इंडिया का राजा, ठीक है। एक फॉरेन पार्टी, ठीक है, जो हमारे विजिटर्स है वो यूरोपियंस है। दूसरे हमारे इंडिया के रूलर्स, इंडियन रूलर्स। तीसरे हमारे ऑडियंस,
ठीक है, मैच चल रहा है तो देखने के लिए ऑडियंस भी चाहिए ना, तो ये कौन है, आम जनता। ठीक है, और ये सारा का सारा गेम अरेंज किसने किया है, क्वीन ने, ब्रिटिश की जो क्वीन है, क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है ना। तो अब इसमें प्लेयर्स कौन कौन है, सो यूरोपियंस में सबसे पहले कौन आए थे इंडिया में, पोर्तुगीज आए थे। ठीक है, उसके बाद कौन आए, पोर्तुगीज के बाद आए थे डच। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए थे ब्रिटिश या इंग्लैंड। उसके बाद आए थे डेन्स। ठीक है, डैनिश पीपल। एंड फाइनली द लास्ट टू कम टू इंडिया वेर द फ्रेंच पीपल। ठीक है, तो ये है विजिटर पार्टी। ठीक है, फॉरेन प्लेयर्स। ठीक है, अब इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, हमारे इंडियंस है। तो इस तरफ है हमारे मराठास, राजपूत। ठीक है, उसके बाद है हमारे मुगल्स, मैसूर में टीपू सुल्तान और वो सारे थे, तो मैसूर। फिर निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम्स। और सिख, पंजाब में सिख लोग थे। ठीक है, तो ये है हमारे इंडियंस। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले जो बैटल है वो इन यूरोपियंस के बीच में लड़ा जाएगा। एक एक करके एक एक यूरोपियन को इंग्लिश जो है काटेगा। ठीक है, सबसे पहले पोर्तुगीज को काटेगा, फिर डच को काटेगा, फिर डेन्स को काटेगा, फिर फ्रेंच को काटेगा। देन इंग्लैंड जो है अकेला सुपर पावर बचेगा फ्रॉम यूरोपियन साइड। फिर क्या है कि ये एक एक करके मराठा, राजपूत, मुगल, मैसूर, निजाम और सिख को काटेंगे। देन दे विल गेट द होल थ्रोन ऑफ इंडिया। बट ये जो ऑडियंस है, तब तक ये जो है ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी होगी इंग्लैंड से। ठीक है, तो ये जो ऑडियंस है, अब ये लोग बोलेगी नहीं नहीं, अपने टिकट का पैसा वापस करो, तुम लोग बहुत बहुत परेशान कर दिया तुमने हमको। ठीक है, तो ऐसा कब हुआ था, ऐसा 1857 में हुआ था कि द आम जनता वेर फ्रस्ट्रेटेड बाय द रूल ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो 1857 में दे डिड अ वेरी मेजर रिवेलियन, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ। उसके बाद क्वीन जो है, क्वीन पिक्चर में आती है, बोलती है क्या हो गया, क्या हो गया, आम जनता को पूछती है, इतने क्यों परेशान हो, नहीं नहीं हमको ये ब्रिटिश का रूल नहीं चाहिए, बहुत गंदा रूल कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, मैं हूं ना। ठीक है ना, नाउ आई विल बी रूलिंग एंड आई विल रूल इन अ वेरी गुड वे। ठीक है ना, सो बेसिकली अब तक कौन रूल कर रहा था, आपने सुना होगा ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। सो अभी तक ब्रिटेन के साइड से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो आम जनता को पसंद नहीं आया 1857 में, तो उन्होंने जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया। तो क्वीन आती है इंडिया में, क्वीन बोलती है एक काम करते हैं, आपको इसका कंपनी का रूल पसंद नहीं है ना, ठीक है कंपनी बंद, अब हम रूल करेंगे। देन क्वीन स्टार्टेड रूलिंग इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1947। ठीक है, सो फाइनली उसके बाद 1947 में हमें आजादी मिली। सो दिस इज अ होल पिक्चर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, अभी हम लोग देखेंगे एक एक यूरोपियंस हमारे देश में कब कब आए, कैसे कैसे आए और क्या किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ने इनको एक एक करके हटाया। फिर देखेंगे कि ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एस्टेब्लिश हुआ। फिर देखेंगे कि ये इंडियंस को एक एक करके कैसे हटाए। फिर देखेंगे कि 1857 कैसे हुआ। और फिर जो है ब्रिटिश क्वीन ने हमें कैसे रूल किया। ऑब्वियसली बात है, दिस कैन नॉट बी डन इन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 और 3 days, दिस विल बी डन सीक्वेंशियल। ठीक है ना, ये हिस्ट्री का, ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आपको मैंने समरी बताया। ठीक है, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ना है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ यूरोपियंस वाले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सभी यूरोपियंस में सबसे पहले कौन आ गए, पोर्तुगीज आ गए। पोर्तुगीज कब आए थे, 20 मई 1498। किधर आए थे, कैलिकट। ठीक है ना, कौन आया था पहले, वास्को ड गामा। ठीक है,
किसने रिसीव किया था उसको? जामोरिन ने। किसने रिसीव किया? जामोरिन ने। ठीक है ना। अब देखो, अब पोर्तुगीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना। पोर्तुगीज हैड कम इन 1498। वास्को डा गामा ने पूरा जो एरिया है, ठीक है, कैलिकट का पूरा एरिया केरला में, वो पूरा छान लिया। उसके बाद वो उसी साल वापस चला गया अपने देश, इंग्लैंड। ये क्या बोलते हैं, पोर्तुगल वापस चला गया। अब वापस 2 साल बाद वो वापस आता है, तो वास्को डा गामा रिटर्न्स। वास्को डा गामा 2.0। ठीक है, सो ही रिटर्न इन द ईयर 1500। ठीक है, 1500 में आते ही उन्होंने जो है अपना पहला फैक्ट्री बनाया। ठीक है, इन द ईयर 1500 दे एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलिकट। ठीक है, 1500 फर्स्ट फैक्ट्री। एक सेकेंड ना, मेरा क्लास चल रहा है अभी। कैन यू कम एट 1 o'clock? आप कौन सी चीज के लिए आपका क्या मतलब, यू आर 10th पास? 12th पास। 12th पास का बैच खत्म, भर गया है पूरा। वी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपका तो अभी सीबीएसई में हो गया? नहीं, तो एसएससी वालों तो पहले ही आ गए थे, सीबीएसई का भी एग्जाम खत्म हुआ है। तो एसएससी वाले तो अप्रैल में आए थे, अप्रैल के एक हफ्ते में। 3 महीने में एनडीए नहीं होता। नहीं, मतलब गाइड नहीं कर सकेंगे क्लासेस में आप क्या क्या। अभी ऐसा है ना, मेरा शेड्यूल सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक क्लासेस कंटिन्यूस चलती है। आप सिखाते? मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा इंडिविजुअल टाइम ही नहीं, मतलब अगर कुछ नहीं होता नेक्स्ट ईयर आपसे, आपके पास अभी आपका एज क्या है? मेरा एज 17। 18 कब होने वाली हो? सो यू हैव दिस सितंबर, अगले साल का अप्रैल, 18, मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल का सितंबर। ठीक है, प्रॉब्लली। सो दैट मीन्स यू हैव 3 अटेम्प्ट्स इंक्लूडिंग दिस। इस अटेम्प्ट के बाद आओ, सितंबर में आओ। ठीक है, इस अटेम्प्ट में, क्योंकि देखो क्या है, ऑनेस्टली 3 महीने में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कि फिर मेरे को पता चला कि आपका कुछ कर नहीं सकता, देन आई स्टार्टेड गाइडिंग। सो यू एंड मी बोथ आर वेस्टिंग टाइम। ठीक है, सो बेटर है कि आप अपने हिसाब से कर लो अभी। आफ्टर दिस सितंबर अटेम्प्ट यू कंटिन्यू। यहाँ पे लेते हो आप? हाँ, ठीक है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलिकट। ये कब बनाया पोर्तुगीज ने? 1500 में बनाया। ठीक है, तो 1500 में द फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलिकट वाज मेड बाय द पोर्तुगीज। फर्स्ट फैक्ट्री हर किसी का याद रखना। पोर्तुगीज ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री कब बनाया? डच ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री कब और कहाँ बनाया? ब्रिटिश ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री कब और कहाँ बनाया? ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब जैसे ही इनका फर्स्ट फैक्ट्री बनता है, तो अब इंडिया में इनका रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग एटलीस्ट केरला पार्ट। अब जब इनके कॉलोनीज बने, तो उसको रूल करने के लिए एक गवर्नर जनरल भी तो चाहिए। ओके, यस, आस्क ऋषिकेश, क्या नहीं समझा? विच फैक्ट्री? ओके, ठीक है। देखो, फर्स्ट फैक्ट्री का मतलब क्या, कि अब ये लोग अपने गुड्स बेचने आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो हर चीज वो अपने देश में बनाए और उसको इधर ट्रांसपोर्ट करके ले आए और इसके बाद इधर बेचे, तो एक एक शिप में कितना ही सामान ला पाएंगे। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू गेट देयर रॉ मटेरियल्स इन देयर शिप एंड दे यूज्ड टू मैन्युफैक्चर देयर सब्सटेंसेस हियर इन इंडिया। तो क्या क्या सब्सटेंसेस? बहुत अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस, कपड़े बनाते थे, ठीक है ना, उसके बाद ज्वेलरीज बनाते थे। ठीक है, अब भी आप गोवा में जाओगे, अब भी वहां पे एक पोर्तुगीज वो लगता है, क्या बोलते हैं, शाम को एक बागाडोर बीच करके है, बागाडोर बीच में, वहां पे शाम को अभी भी इनका एग्जीबिशन लगता है। दे आर स्टिल सेलिंग सम ऑफ देयर गुड्स इन इंडिया। अब क्या है कि लेकिन ये लीगल ही है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके है। इट हैज बिकम नाउ फैंसी काइंड ऑफ थिंग्स, कि आपको ऐसे चीजें मिलेंगे जो आपको इंडिया में नॉर्मली नहीं मिलेंगे। बट अभी का जो हम टाइम पीरियड की बात करें, 1500, दे स्टार्टेड सेलिंग थिंग्स एट अ चीपर रेट, क्योंकि अब वो मशीन में बनाते थे, उधर कपड़े जो इनके मशीन में बनते थे, और वो मशीन में बने हुए कपड़े अब एक एक घंटे में वो 100 कपड़े बनाते थे। सो इट यूज टू बिकम क्वाइट चीप। इंडिया में हाथ से सिलाई करके बनता था, तो हो सकता है एक दिन में 1 या 2 कपड़ा बनता था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है ना, सो दैट इज वाई दे कुड सेल देयर चीपर गुड्स इन इंडिया।
तो उसके लिए फैक्ट्री चाहिए, तो वो मल्टीपल चीजों की फैक्ट्री है, इट इज नॉट रिगार्डिंग ओनली वन थिंग। ठीक है ना। अब इंडिया में उन्होंने कॉलोनाइज किया, ठीक है, दे कॉलोनाइज सर्टन थिंग्स, ठीक है, एटलीस्ट द केरला पार्ट। तो जो एरिया को इन्होंने कॉलोनाइज किया, उस जगह को एडमिनिस्टर करने के लिए दे रिक्वायर्ड अ गवर्नर। तो ये जो गवर्नर है, ये गवर्नर था स्टार्टिंग में एल्मेडा, ठीक है। तो ये जो एल्मेडा है, एल्मेडा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगल, ठीक है। इंडिया में एल्मेडा पहले गवर्नर थे, ठीक है, किसके, पोर्तुगीज टाइम के, ठीक है। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? सो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट पोर्तुगीज सो फार। 20th मई 1498 में आए, कैलिकट में आए, वास्को ड गामा आए, पहली बार आए थे, जामोरिन ने वेलकम किया था, ये उसके बाद वापस इंडिया से चला गया, इंडिया से चला गया तो 1500 में दोबारा आया, 1500 में दोबारा आके कैलिकट में पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। पहली फैक्ट्री जो इसमें एस्टेब्लिश की, वहां पे उसके बाद उन्होंने अपनी कॉलोनी बना दी। जो उन्होंने कॉलोनी बनाई, उस कॉलोनी के जो गवर्नर थे, जो कि अब यू कैन कंसिडर हिम लाइक द प्राइम मिनिस्टर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे एल्मेडा। सो एल्मेडा वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगीज रूल इन इंडिया, ठीक है। सब्सिक्वेंटली अब क्या है कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पे हमारा केरला साइड, ठीक है ना। तो केरला में कैलिकट में उन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद इस पूरे एरिया में, पूरे ये केरला में दे एस्टेब्लिश मल्टीपल फैक्ट्रीज। देन दे वेंट अप, यहाँ पे अपना कर्नाटका का कोस्ट, ये पूरा जो कर्नाटका का कोस्ट है, इस पे भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई। फिर उसके बाद है गोवा, ये जगह में तो उनको मजा ही आ गया, वो गोवा को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर टाइप का बना दिया, इसलिए गोवा में आज भी बहुत सारे पोर्तुगीज मिलेंगे आप। तो ये है गोवा, ठीक है। तो गोवा के बाद उसके जस्ट ऊपर आता है अपना महाराष्ट्र, ठीक है, इस तरीके से। तो महाराष्ट्र के कोस्ट पे भी वो लोग अपना फैक्ट्री बनाना चाहते थे, बट इधर नहीं बना पाए, दे कुड नॉट मेक देयर फैक्ट्री ओवर हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थे हमारे शिवाजी महाराज, ठीक है। तो शिवाजी महाराज ने पोर्तुगीज को कभी भी हमारे ये महाराष्ट्र के कोस्ट पे, कोंकण कोस्ट पे कुछ नहीं बनाने दी। शिवाजी महाराज की नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, दैट इज वाई शिवाजी महाराज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है ना। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि पोर्तुगीज इतने सारे फैक्ट्रीज बनाने के बाद भी कभी भी महाराष्ट्र में एंटर नहीं करे। सो महाराष्ट्र को छोड़ के उनको ऊपर जाना पड़ा, ये है गुजरात। सो गुजरात के कोस्ट पे उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाए, ठीक है। दीव दमन नगर हवेली, आपने सुना होगा ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो दीव दमन नगर हवेली गोवा, ये सारे अभी भी पोर्तुगीज के अंडर में ही है, कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे पोर्तुगीज लोग रहते हैं, ठीक है। तो इवन दो दिस प्लेसेस, दादर नगर हवेली एंड दीव दमन, दे आर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट अ लॉट ऑफ पोर्तुगीज पीपल आर स्टेइंग देयर, ठीक है। तो इन्होंने सूरत पे, इन लोगों ने सूरत पे अपनी एक और फैक्ट्री बनाई, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी इनकी, ठीक है। उसके बाद दादर नगर हवेली दीव दमन, इन सारे एरियाज। दैट मीन्स यू कैन से दैट पोर्तुगीज ने पूरा का पूरा जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र, उसमें अपने एक एक बाद एक फैक्ट्रीज लगा दी। समझ में आ रही बात? सो ऑल दिस थिंग्स हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 100 years, 1500 से लेकर 1600 के बीच में ये सारा काम किया उन्होंने, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ बनाई उन्होंने? सूरत में, ठीक है। सूरत कहाँ आपको बिलोंग करता है? गुजरात को। गुजरात किसके लिए जाना जाता है? ट्रेड के लिए। सो ऑलरेडी वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश था पहले से, a lot of trading activities was already going on in सूरत। प्लस सूरत में बड़े बड़े शिप्स पहले से आते थे, हमने बात की थी पटेल भाई की, ठीक है ना। तो वहां पे बड़े बड़े शिप्स पहले से थे, तो उनके वो बड़े शिप्स को ले जाने के लिए एंकरिंग और वो सारी जगह पहले से मौजूद थी। दैट इज वाई सूरत उनको बहुत पसंद आया। और सूरत से, यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए उनको अपने देश जाने के लिए भी काफी अच्छा था, ठीक है। इट वॉज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर देम टू ट्रेवल फ्रॉम अरेबियन सी बैक टू देयर कंट्री। सो बिकॉज ऑफ दैट सूरत जो है, सूरत में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई और उसको एक तरीके से अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया। गोवा में तो बाद में है, पहला हेडक्वार्टर उनका सूरत में बना,
ठीक है ना। फर्स्ट बिग हेडक्वार्टर दे मेड इट एट सूरत। ठीक है, तब ये सूरत में इन लोगों ने कब बनाया? 1601 में बनाया। ठीक है, व्हेन डिड दे मेक देयर हेडक्वार्टर इन सूरत? दे मेड दिस सूरत हेडक्वार्टर इन 1601। ठीक है ना। इस टाइम पे अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जब उन्होंने सूरत में अपना फर्स्ट फैक्ट्री बनाया, उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे? ठीक है, अब देखो, मुगल एम्परर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, बाबर। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब पढ़े होंगे आपने। है ना। सो बाबर ने इंडिया में जो है मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया इन द ईयर 1526। ठीक है, इन द ईयर 1526 बाबर एस्टेब्लिश मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है ना। सो 1526 से मुगल एम्पायर 1857 तक चला। 1526 से 1857। अब ध्यान से सुनना, पोर्तुगीज जब इंडिया में आए, क्या ये मुगल्स इंडिया में थे? नहीं, क्योंकि 1498 में आए थे ना वो, तो तब ये लोग नहीं थे। ये लोग बीच में आए 1526 में। ठीक है, 1526 से लेकर 1857 तक थे। तो जबकि मैं बात कर रहा हूँ 1601, क्या वो इस पीरियड में पढ़ रहा है 1601? इज इट फॉलोइंग इन दिस? यस, दैट मीन्स अभी मुगल एम्परर है इंडिया में। सो एज मुगल एम्परर इज देयर इन इंडिया, वी नीड टू नो कि ये कौन थे। सो जब सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बनाई, उस टाइम पे मुगल एम्परर अकबर थे। ठीक है ना। और अकबर कहाँ बैठते थे? अकबर यूज्ड टू सिट इन आगरा। ठीक है, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, ये सारे जगह में अकबर का जो है खुद का किंगडम था। ठीक है, मेनली आगरा में बैठते थे। ठीक है, अब गुजरात वाज अंडर हिम। अकबर जो है पूरे इंडिया के वो है। ठीक है, इज मुगल एम्परर ऑफ एंटायर हिंदी इंडिया। तो गुजरात भी उन्हीं के अंडर में आ रहा है। तो गुजरात में पोर्ट बनाने का या ये फैक्ट्री बनाने का परमिशन किसने दिया? अकबर ने दिया। ठीक है, बट क्या अकबर अकेले पूरे इंडिया को रूल करता है? नहीं। सो गुजरात किसके अंडर में था? गुजरात वाज अंडर हिज सन जहांगीर। ठीक है ना। गुजरात जो है, गुजरात के उस टाइम पे जो गवर्नर थे, मतलब गुजरात को रूल करने वाले जो इंसान थे, अकबर के बेटे जहांगीर थे। तो जहांगीर नहीं चाहते थे, ठीक है, जहांगीर नहीं चाहते थे कि पोर्तुगीज को जो है या किसी भी फॉरेनर को जो है हम लोग फैक्ट्री बनाने का मौका दे। क्यों दे भाई? हमारा देश है, हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसा कमाए, तो ये बाहर वालों को क्यों दे? बट अकबर ने मान लिया था। अकबर उसके पिताजी है, ठीक है, और मुगल एम्परर भी है। तो जहांगीर के पास ऑप्शन नहीं था, उसको सूरत में परमिशन देना ही पड़ा इनको फैक्ट्री बनाने का। तो 1601 में सूरत की फैक्ट्री बनी पोर्तुगीज की। समझ में आ रही बात? एनी डाउट्स हियर? ओके, सो नाउ अकबर डाइड इन द ईयर अकबर डाइड इन द ईयर 1605। अकबर जो है 1605 में मर जाते हैं। ठीक है ना। और ऐसा हिस्ट्री में बताया गया है कि अकबर और जहांगीर के रिलेशन अच्छे नहीं थे। ठीक है ना, अकबर और जहांगीर के रिलेशन बहुत खराब थे। ऐसा कि अकबर जो है जहांगीर को अपना अगला राजा बनाना भी नहीं चाहता था। ठीक है ना। खैर, जो भी रीजन थे इनके, जो भी हुआ, 1605 में अकबर की मौत हो गई। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि वैसे अकबर की मौत कैसे हुई? फूड पॉइजनिंग से हुई। ठीक है ना, पेट खराब हो गया था, उनको डिसेंट्री हो गया था, डिसेंट्री से मर गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर ने ही कुछ मिलाया होगा, लेकिन जहांगीर इस क्लेम को नहीं मानता। जहांगीर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें लिखा है कि मेरे अंदर हजारों नेगेटिव्स थे। ठीक है, मैं जो है बेवड़ा था, मैं ये था वो था, बहुत कुछ लिखा है। ही हैज हिमसेल्फ रिटन कि ही वाज ड्रंकर्ड। ठीक है ना, पूरे दिन नशे में धुत रहता था। तो यही रीजन था कि अकबर को पसंद नहीं था। ठीक है ना, लेकिन उसने लिखा है साफ साफ कि मैंने अपने पापा को नहीं मारा। एनीवेज, तो हिस्ट्री में हमेशा ही ऐसा चीजें चलता रहता है। सो 1605 के बाद जो मुगल एम्परर बने, इवन तो अकबर नहीं चाहते थे, बट फिर भी बने क्योंकि वो बीच में मर गए। तो जहांगीर बिकेम द मुगल एम्परर। ठीक है, तो 1605 के बाद मुगल एम्परर कौन बने? जहांगीर। ठीक है ना। अब ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये। ठीक है, पोर्तुगीज कब तक समझ में आ गया? पोर्तुगीज के बारे में किसी को कोई डाउट?
ओके ग्रेट। अब कुछ समय के लिए पोर्तुगीज को साइड में रखते हैं, फॉर सम टाइम विल कीप द पोर्तुगीज साइड। अभी हमें इतना समझ में आया कब आया था, पहली फैक्ट्री कब बनी थी, उसके फर्स्ट वो कौन थे, गवर्नर कौन थे, उसके बाद फैक्ट्री जब उन्होंने बनाई थी उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे सूरत में, ठीक है ना। फिर जहांगीर और उनके बीच में क्या तनाव थे, ठीक है, जहांगीर डिड नॉट वांट टू मेक इट हैपन, ठीक है, वॉट ये सब साइड में करते हैं, ठीक है। अब ये पीरियड जो है 1600s में पहुंच चुका है, ठीक है, द पीरियड हैज गॉन इनटू 1600s नाउ। नाउ टाइम फॉर सेकंड, क्या बोलते हैं, यूरोपियन टू कम टू इंडिया। सेकंड यूरोपियन इंडिया में है कौन, डच। अब डच एक्चुअल में 1595 में इंडोनेशिया गए थे, ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एट दैट टाइम वाज कॉल्ड अ स्पाइस आइलैंड, जैसे मैंने कल बताया था। अब ये डच के बारे में कुछ दो शब्द तारीफ। जो डच है, ये डच बाद में चलकर इनके कंट्री का नाम हॉलैंड पड़ा, और आज के डेट में हम लोग इसे नेदरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेदरलैंड सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट नेदरलैंड? यस, सो गंगाधरी शक्तिमान है, डच ही नेदरलैंड है, ठीक है। गंगाधरी शक्तिमान है और डच ही अपने नेदरलैंड। नेदरलैंड का कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ नेदरलैंड, एम्स्टरडैम, ठीक है। नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टरडैम, ठीक है। ये जो डच थे, ये डच बहुत ज्यादा पावरफुल थे, दे वर वेरी वेरी पावरफुल, इनफैक्ट मच मोर पावरफुल देन द अदर यूरोपियंस। मतलब जब इनकी शिप जाती थी ना, बाकी सारे शिप साइड हो जाते थे, ठीक है ना। इसीलिए इनको सब हमेशा ही बेस्ट चाहिए था। दैट इज वाई दे वेंट टू दैट लैंड जहां पे स्पाइस सबसे बेस्ट मिले, इंडोनेशिया। तो दे हैड गॉन देयर इन 1595। सो फॉर अराउंड 10 years उन लोगों ने जो है इंडोनेशिया के अंदर जो जो स्पाइसेस थे उन सबको जो है उन्होंने हार्नेस कर लिया। और वो लोग इतने चालाक लोग थे कि उसके बदले में वहां पे लोगों को पैसा नहीं देते थे। व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो बोलते थे तुम अपना स्पाइस दो, हम उसके बदले में हम तुम्हें कपड़ा देते हैं। अब इंडोनेशिया जो जगह थी, वो इंडोनेशिया जगह जो है, मतलब वहां पे बहुत ही पिछड़े टाइप के लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते थे, ठीक है ना। वो पत्ता वत्ता लगा के घूमते थे, मतलब क्या पत्ता लगा के घूम रहे हो, ये लो हम कपड़ा देते थे, ठीक है। तो वो लोग अपने कपड़े उधर बेचने लगे और बदले में वहां से स्पाइस लेने लगे। सो इन नेक्स्ट 10 years उन लोगों ने वहां पे काफी सारा जो है स्पाइस खत्म कर दिया। सो नाउ दे वांटेड द सेकंड बेस्ट, क्योंकि उनको तो स्पाइस चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट दे टर्न टू इंडिया। अब मैप के हिसाब से देखो, दिस इज इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार, और उसके साइड से यहाँ से जो है, यहाँ से इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत बड़ा है, ठीक है, इंडोनेशिया इज क्वाइट बिग। उसके ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी है दूसरे दूसरे जगह में। नियरेस्ट पॉइंट ये है, दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट टू इंडिया। सो विच ओशन इज दिस, और विच सी इज दिस विच आई एम मार्किंग? वेरी गुड। तो यहाँ पे अपना बे ऑफ बंगाल। सो इंडोनेशिया से इट वॉज कन्वीनियंट टू रीच द ईस्टर्न कोस्ट, और इज इट कन्वीनियंट टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट? यहाँ पे श्रीलंका भी आएगा, विच इज इजियर? ईस्टर्न कोस्ट, यस। सो व्हाट हैपेंड इज, फ्रॉम दिस स्पाइस आइलैंड, ठीक है, फ्रॉम दिस स्पाइस आइलैंड दे वेंट टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे एक जगह है कॉल्ड अस पुलिकट, ठीक है, पुलिकट नाम की एक जगह है। तो वहां पे वो लोग 1605 में आते हैं, ठीक है। 1605 में दे केम टू पुलिकट, 10 years बताया ना मैंने। सो 1595 से 1605। तो व्हेन डिड दे अराइव इन इंडिया? 1605 में दे अराइव्ड इन इंडिया। वेयर डिड दे अराइव? दे अराइव्ड एट पुलिकट, ठीक है ना। अब ये ईस्टर्न कोस्ट है, पुलिकट किधर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास, ठीक है, ऑन द बॉर्डर एरियाज, ठीक है ना। तो पुलिकट में है।
पुलिकट में आने के बाद देयर वाज अ वेरी क्लोज बाय एरिया कॉल्ड एज मसूलीपट्टनम। ठीक है, पुलिकट में आने के बाद देयर वाज अ वेरी नियर बाई प्लेस कॉल्ड एज मसूलीपट्टनम। ये जो मसूलीपट्टनम है आज के डेट में मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है फिशिंग होती है, हेंस कॉल्ड एज मछलीपट्टनम। तो ये जो मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम वाज अंडर द किंगडम ऑफ गोलकोंडा किंग। गोलकोंडा बेसिकली आपके आज के डेट का हैदराबाद। तो हैदराबाद उस टाइम पे काफी बड़ा हुआ करता था। तो गोलकोंडा का जो राजा था ना, ये यस मैन था, इसको कुछ भी बोलो परमिशन दे देता था। कोई भी जाके मेरे को फैक्ट्री बनाने का, बनाओ क्या, हाँ बनाओ। ठीक है, मेरे को इधर जो है और कुछ बनाने का है, इधर मेरे को सिटी बनाए, बनाओ क्या, हाँ बनाओ। सो गोलकोंडा का जो राजा था, ही वॉज मोर लाइक अ यस मैन, हर चीज में हाँ कर देता था। सो दैट इज वाई दे कुड इजिली सिक्योर परमिशन टू मेक देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। डच से कि डच की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी और कब बनी। सो डच फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी, मसूलीपट्टनम में। कौन से ईयर में बनी, 1605 में। ठीक है, हाउएवर जो जहां पे आता है ना उसको वो जगह प्यारा हो जाता है। सो ये लोग जब पुलिकट आए थे तो पुलिकट में इनको जो है अपना बेस बनाना था। सो 5 years लेटर पुलिकट, ठीक है, 5 years लेटर मतलब 1610 पुलिकट दे मेड देयर सेकेंड फैक्ट्री एंड दे मेड दिस देयर हेडक्वार्टर। इसको उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। तो डच के बारे में हमें क्या पता है इंडिया में, कि वो लोग आए हमारे देश में, ठीक है। वो इंडोनेशिया कब गए नहीं पूछा, हमारे देश में कब आए, 1605 में। पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई उन्होंने, मसूलीपट्टनम में बनाई। ठीक है, और सेकंड फैक्ट्री कहाँ बनाई, पुलिकट में बनाई। और इसको उन्होंने अपनी राजधानी बना दी, हेडक्वार्टर बना दिया। नाउ दे स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग दैट दे वर डूइंग इन इंडोनेशिया। दे स्टार्टेड गिविंग इंडियंस देयर क्लोथ्स एंड टेकिंग बैक द स्पाइसेस फ्रॉम अस। ठीक है ना, ये था सिस्टम डच का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है डच के बारे में। डच के बारे में कोई डाउट। ओके, अब इनको साइड में रख लो। अब समय है तीसरे यूरोपियन को लाने का। तीसरे यूरोपियन कौन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर्स बताया था। पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर तीसरे इंग्लिश या ब्रिटेन। यस, सो इंग्लिश केम टू इंडिया ऑन 24th अगस्त। इसका डेट याद रखना जरूरी है, दो लोगों के डेट याद रखने। ठीक है, एक है पोर्तुगीज का, दूसरा है इंग्लिश का। बाकी सबका डेट ऑफ अराइवल कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, 24th अगस्त 1608 ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया। वेयर डिड दे कम, दे केम टू सूरत। और डायरेक्ट सूरत में आए। ठीक है ना, और सूरत में आते ही उनको सूरत पसंद आ गया, बिकॉज बड़े बड़े शिप्स के जो है उनके पास जो है एंकरेज थे, वहां पे ट्रेडिंग हो रहा था। सो दे लाइक सूरत। ठीक है, सो उनको जो लेकर आए थे, जो कैप्टन थे, उनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस का जो प्रेशर कुकर है वही वाला हॉकिंस। ठीक है, सो कैप्टन हॉकिंस। सो कैप्टन हॉकिंस जब आए, देखो ईयर देखो 1608। सो व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हु वाज द मुगल एम्परर एट दिस टाइम। When the British came to India, who was the Mughal emperor at this time? नहीं, अकबर 1605 में मर गया ना, जहांगीर। वेरी गुड। ठीक है, सो जहांगीर के कोर्ट में जो है ये आए थे। ठीक है, इंग्लिश आए थे। तो 1608 में इंडिया वाज अंडर जहांगीर। ठीक है, व्हेन कैप्टन हॉकिंस केम। सो कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में 3 साल रहे, 1608 से लेकर 1611 तक, asking for permission to make their factory at Surat. Now, did Jahangir allow the Portuguese to make their factory over there? मतलब अपनी इच्छा से मान रहा था क्या वो? नहीं, लेकिन क्या है कि अकबर ने हाँ बोल दिया तो अब क्या करेगा। तो इसीलिए क्या है कि उसको मानना पड़ा था। बट अब तो उसके हाथ में है ना। तो इसीलिए क्या है कि ये जो कैप्टन हॉकिंस था, ये कैप्टन हॉकिंस 3 साल से कन्विंस करने की कोशिश किया, उसके कोर्ट में रहा, उसको रोज खिलाया पिलाया। ठीक है, रोज सुबह अरे बनाने दो ना, नहीं, तेरे को इधर जितना खाने का है खा और निकल यहाँ से।
परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जहांगीर ने जो है इनको परमिशन नहीं दिया। तो फाइनली हार मानते हुए, ठीक है, इनको क्या करना पड़ा, नाउ दे वेंट टू गोलकुंडा। गोलकुंडा में मैंने क्या बोला, वहां का जो राजा है वो यस मैन था, हर किसी को हर चीज का परमिशन दे देता था। सो इन 1611 दे वेंट टू गोलकुंडा and asked for permission to build their factory at Masulipatam. So they built their first factory, इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है, they built their first factory in 1611 at Masulipatam. Now this is something that you have learned wrong in your lower classes. शायद 6th में या 7th में आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में थी, ये एनसीईआरटी में है, ठीक है, 6th में 7th में कहीं ना कहीं तो है, ठीक है, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस समवेयर, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो ब्रिटिश की थी वो सूरत में थी, ऐसे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वो गलत है, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फर्स्ट फैक्ट्री था, आप इसको चेक भी कर सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का वेबसाइट आज भी अवेलेबल है, उसमें एक कॉलम आएगा हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देयर यू कैन सी, ठीक है ना, देयर यू कैन सी देयर फर्स्ट फैक्ट्री वाज नॉट सूरत, फर्स्ट फैक्ट्री वाज मसूलीपट्टनम। अब मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट आया कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के वेबसाइट में जाके उनकी हिस्ट्री देखूं, इतना टाइम थोड़ी था मेरे पास। व्हाट हैपेंड इज, यूपीएससी का क्वेश्चन था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिटिश इन इंडिया इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसमें ये स्टेटमेंट था कि ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया इन 1608 and they made their first factory in 1611 at Masulipatam. Even I have studied in CBSE, so I had also known कि सूरत में ही फर्स्ट फैक्ट्री है। तो मैं बोला ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये तो मसूलीपट्टनम बोल रहा है, वो तो सूरत है, अपने को मालूम है, ठीक है, लेकिन आंसर वही निकला। बोला यार ऐसे कैसे, ये अपने साथ तो धोखा हो गया। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हियर एंड देयर। तो आप इंटरनेट पे टाइप करोगे ना गूगल पे, तो सूरत ही बताएगा, ठीक है ना, सूरत आंसर बताएगा। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट वेरी वेरी ड्रास्टिकली। तब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के वेबसाइट में गया, वहां जाकर मेरे को पता चला कि ये सही था। सो यूपीएससी बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाता है, और वो जनरली ऐसे क्वेश्चन बनाता है जो आप लोग गलत पढ़ते हो, ठीक है, लोअर क्लासेस में, ठीक है, क्योंकि क्या है कि डिटेल स्टडी नहीं किया तो यूपीएससी का पेपर नहीं निकलता। एंड व्हेन आई एम सेइंग यूपीएससी, एनडीए इज आल्सो यूपीएससी पेपर, एनडीए, सीडीएस, एफ क्या ये क्या बोलते हैं, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज, सारे यूपीएससी के हैं, सब में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाउएवर दिस वाज देयर टेम्पररी फैक्ट्री, ये जो मसूलीपट्टनम वाला है, दिस वाज देयर टेम्पररी फैक्ट्री, ठीक है ना, समझ में आया। तो ब्रिटिश की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी, मसूलीपट्टनम में बनी, ठीक है ना। कब बनी, 1611 में बनी, ठीक है। कैसी फैक्ट्री थी, टेम्पररी फैक्ट्री थी, ठीक है, क्योंकि उनको ईस्टर्न कोस्ट में कोई काम नहीं था, उनको सब कुछ वेस्टर्न कोस्ट में बनाना था, ठीक है ना। सो फार सो गुड, एनी डाउट्स हियर, बताओ। ओके, नो डाउट्स, ग्रेट। नाउ गोइंग बैक टू पोर्तुगीज, पोर्तुगीज पे वापस आते हैं। इन्होंने, पोर्तुगीज ने 1601 में अपना सूरत का फैक्ट्री बनाया था, राइट। So they had made their first factory, मतलब not first, they had made सूरत their headquarter in 1601, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना 1601 में बनाकर 1611 1612 तक अपना फैक्ट्री बंद कर देंगे, ठीक है ना। सो देयर फैक्ट्री वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन देयर, ठीक है ना, उनकी फैक्ट्री वहां पे ऑलरेडी लगी हुई थी। इसके बीच में 1608 में जो है ब्रिटिश आते हैं, और ब्रिटिश को जो है सूरत चाहिए था। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इनसे जलन हो रही थी, पोर्तुगीज से जलन हो रही थी कि इनको बनाने दिया, हमको नहीं दिया, इनको बनाने हमको नहीं दिया, दिस वाज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन इन देयर माइंड। सो एज आई टोल्ड यू कि वेस्टर्न कोस्ट वाज वेरी मच कन्वीनियंट फॉर ट्रेडिंग, सामान लाना, सामान भेजना, एक तो वेस्ट में, सो वेस्ट से यूरोप में जाने के लिए पास पड़ता है। तो क्या हुआ कि इवन दो ब्रिटिश को परमिशन तो नहीं मिला था कि वहां पे वो लोग जो है अपना फैक्ट्री बनाए, बट वो लोग उस पोर्ट को अब भी यूज कर रहे थे फॉर एटलीस्ट कमिंग एंड गोइंग,
to send their goods there, to get the spices from India back to their country. They were using Surat port for their convenience. So हुआ क्या कि पोर्तुगीज को दिक्कत हुई. पोर्तुगीज ने बोला कि तुम्हारी तो इधर फैक्ट्री नहीं है, तो तुम इसको क्यों यूज कर रहे हो, ये तो हमारी जगह है. तो अंग्रेज ने बोला मेरी मर्जी. ठीक है, पानी किसी के बाप का थोड़ी होता है, समुंदर सबका है, तो हम भी यूज कर रहे हैं, तुम्हें क्या है. तो क्या हुआ कि इनके बीच में राइवलरी हो गई. तो ये एक दूसरे के शिप को डुबाने लगते हैं. दे स्टार्टेड क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग ईच अदर शिप विद बॉम्ब्स. तो क्या है कि ब्रिटिश कभी इनके शिप पे बॉम्ब फेंकता, कभी वो इनके शिप में बॉम्ब फेंकते, और वो समुद्र में ही जो है इनका सारा फाइट स्टार्ट हुआ. सो दिस लेड टू अ फुल फ्लेज वॉर. सो इस वॉर में, जो ये वॉर चल रहा है, इस वॉर के टाइम पे जो गवर्नर ऑफ पोर्तुगल थे, गवर्नर ऑफ पोर्तुगल, वो थे एल्बिकर्क. ठीक है, ये उस टाइम पे गवर्नर ऑफ पोर्तुगल इन इंडिया. तो ये जो राइवलरी हो रही है, ठीक है, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पोर्तुगल, दिस स्टार्टेड इन 1611. 1611 से इनके बीच में जो है राइवलरी स्टार्ट हो गई. ये एक दूसरे के जो है शिप्स के ऊपर अटैक वैटैक करने लगे. तो अल्बिकर्क ने सोचा अरे क्या कल के आए हुए लोग हैं, मेरा बेटा ही इसको हरा देगा. तो क्या हुआ, अल्बिकर्क ने अपने बेटे को भेजा, ठीक है, अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए. नेवी की वॉर चल रही थी. तो इस नेवी की वॉर में क्या हुआ कि अल्बिकर्क के बेटे को अंग्रेजों ने मार दिया. ठीक है ना. सो दिस वाज द फर्स्ट बैटल विच द पोर्तुगल क्या बोलते हैं लॉस्ट. अल्बिकर्क का बेटा मर गया उसमें. तो अल्बिकर्क को आ गया गुस्सा. ठीक है, आपने मूवीज में देखे होंगे ना, जब कोई इमोशनल हर्ट हो जाता है तो उसकी ताकत दुगनी बढ़ जाती है. सो अल्बिकर्क जो है एकदम ही खतरनाक से चिढ़ गया वो एकदम. ठीक है, तो उसने उसने दुर्गा माता का टीका लगा लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. ठीक है, अब सेकेंड वॉर हुआ. सेकेंड वॉर में अल्बिकर्क ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह पछाड़ दिया. ठीक है ना, जब दुर्गा माता का टीका लगा के आया था ना, तो ये ब्रिटिश हार गए. सेकेंड वाला वॉर वो हार गए. थर्ड जो बैटल होता है, थर्ड बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना. थर्ड जो बैटल है दैट इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ स्वेली. ठीक है, उसी कोस्ट पे, सूरत के कोस्ट पे स्वेली नाम की एक जगह है, वहां पे थर्ड बैटल होता है. इस थर्ड बैटल में ब्रिटिश ने पोर्तुगीज को बहुत ही बुरी तरह हराया. ठीक है ना, इतनी बुरी तरह कि सूरत में उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, इतनी ज्यादा बुरी तरह हराया. ठीक है, पोर्तुगीज के साथ उन्होंने ट्रीटी साइन की, जिसके तहत उनको सूरत में अपनी फैक्ट्री छोड़नी पड़ी. ठीक है, तो इससे मोगैम्बो नहीं, अपने जहांगीर बहुत खुश हुए. ठीक है, तो जहांगीर बिकेम वेरी हैप्पी. Why he became very happy? Because he did not want the Portuguese to make their factory over there. ठीक है ना. तो क्या है कि जब ब्रिटिश ने ये पोर्तुगीज को इतनी बुरी तरह हराया, तो जहांगीर भाई साहब जो है वो बड़े खुश हुए. ठीक है, तो जहांगीर जो है, देखो यहाँ पे जहांगीर जो है, बैटल ऑफ स्वेली नथिंग. बैटल ऑफ स्वेली इट इज अ प्लेस. ठीक है, इट इज अ प्लेस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नियर सूरत, where the British and the Portuguese fought their third battle. In this third battle, British defeated Portuguese, क्या बोलते हैं, very drastically, बहुत ही खतरनाक तरीके से हराया. Because of which, कभी भी देखो इंटरनेशनली कोई भी वॉर होता है ना, तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन करते हैं. ठीक है, that sign a treaty. So according to this treaty, the English made the Portuguese leave their factory at Surat. सूरत का फैक्ट्री उनको छोड़ना पड़ा. तो ये जो बैटल ऑफ स्वैली हुआ था, ये कब हुआ, व्हाट वाज द ईयर, 1612. ठीक है, सो जो बैटल ऑफ स्वैली थी, ये बैटल ऑफ स्वैली में, ठीक है, 1612 में ब्रिटिश वन, पोर्तुगीज लॉस्ट. ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हो 3 मैच सीरीज हुई ना इधर. पहला वाला ब्रिटिश जीते, दूसरा वाला पोर्तुगीज जीते, थर्ड वाला ब्रिटिश जीते. तो पूरा फाइनल सीरीज कौन जीता, ब्रिटिश जीता. तो उन्होंने जो है ट्रीटी साइन करी. उस ट्रीटी के हिसाब से पोर्तुगीज लॉस्ट देयर सूरत पोर्ट. पोर्तुगीज लॉस्ट सूरत पोर्ट, सूरत फैक्ट्री. फैक्ट्री के साथ साथ उधर अब उनका सबका पूरा कारोबार ही खत्म हो गया उनका. ठीक है, इससे कौन खुश हुए, हु बिकेम हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस,
इस बैटल में ब्रिटिश ने जब उन्हें हरा दिया तो कौन खुश हुए? जहांगीर खुश हुए। तो जहांगीर ने खुशी से ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री बनाने का परमिशन दे दिया। सूरत फैक्ट्री का परमिशन 1612 में मिला, और ये जो सूरत की फैक्ट्री है अंग्रेजों की, ये 1613 में बनी। ठीक है, सो बेसिकली जहांगीर बिकेम हैप्पी बिकॉज द ब्रिटिश डिफीटेड पोर्टुगीज। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच ही ग्रांटेड परमिशन टू कंस्ट्रक्ट फैक्ट्री फॉर द ब्रिटिश इन 1612। So in 1613 the factory was ready. So this became their first permanent factory in India. समझ में आ रही बात? So this became their first permanent factory at India. कोई डाउट यहां तक? ओके, सो टेम्पररी फैक्ट्री कहां थी? टेम्पररी फैक्ट्री कहां थी? मसूलीपट्टनम में थी। कौन से ईयर में? 1611 में। परमानेंट फैक्ट्री कहां बनी? सूरत में बनी। कब बनी? 1613 में। क्लियर है यहां तक? So far so good? Okay, so now going back to the Portuguese. ठीक है, गोइंग बैक टू पोर्तुगीज आफ्टर द बैटल ऑफ स्वैली, इन लोगों को जो है पोर्तुगीज को जो है सूरत छोड़ना पड़ा। तो ये लोग अब आ गए बॉम्बे में। ठीक है, देखिए टू बॉम्बे। ठीक है, अब ये लोगों ने बॉम्बे को अपना जो है हेडक्वार्टर बनाया, और ये लोग जो है बॉम्बे में रूल करने लगे। ठीक है, दे केम टू बॉम्बे आफ्टर दिस डिफीट एंड दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर बॉम्बे। ठीक है ना, अब तक अंग्रेजों को सिर्फ सूरत चाहिए था, इनकी नजर सूरत पे थी, अब तक बॉम्बे पे इनकी नजर नहीं गई। तो जब पोर्तुगीज बॉम्बे में अच्छे से रूल करने लगे, ठीक हो, एक्चुअल में ये जो बॉम्बे है ना, आज के डेट में हम लोग मुंबई बुलाते हैं, तो इससे बहुत पहले से वो एक्चुअल में मुंबई ही था। ये पोर्तुगीज लोगों ने इसका नाम रखा था बम्बई। ठीक है, बम्बई। तो बम्बई से वो बाद में अंग्रेजों ने इसको बॉम्बे बनाया, और वो अंग्रेजों के जाने के बाद ये फिर से मुंबई बन गया। ठीक है ना, तो ये मुंबई नाम क्यों था? ये मुंबई नाम इसलिए था क्योंकि वहां पे मुंबा देवी की मंदिर है। ठीक है, मुंबई में देयर इज अ टेम्पल ऑफ मुंबा देवी। ये मुंबा देवी के नाम से वो मुंबई था। ये पोर्तुगीज लोगों से बोला नहीं जाता था। ठीक है, तो ये लोग इसको बम्बई बम्बई बोलने लगे, मुंबई निकलता नहीं था इनके मुंह से, तो बम्बई हो गया। उसको अंग्रेजों ने बॉम्बे बना दिया, और वो दोबारा इनके जाने के बाद मुंबई बन गया। सो दिस इज द नेम हिस्ट्री ऑफ बॉम्बे या मुंबई। समझ में आ रही बात? तो अभी क्या है कि ये लोग हेडक्वार्टर अपना बॉम्बे बनाकर अच्छे से चल रहे थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, और ये जो अंग्रेज थे, ये लोगों ने अपना सूरत में फैक्ट्री बना लिया था। तो सूरत में जब फैक्ट्री बना, ये लोग उधर खुश थे, तो ये बॉम्बे में खुश, वो सूरत में खुश। ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कभी भी उंगली दो तो हाथ खींचने की आदत होती है। तो जैसे ही इनको सूरत मिला, इनकी धीरे 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 नजर चली गई बॉम्बे में। ठीक है ना, इनकी धीरे धीरे नजर कहाँ गई? बॉम्बे में। वहां पे पोर्तुगीज थे। ठीक है, नाउ दे कुड नॉट अफोर्ड अनदर वॉर, क्योंकि वॉर में ऐसा नहीं होता ना कि जो जीता उसका कोई नुकसान नहीं है। व्हेन द बैटल ऑफ स्वैली टुक प्लेस, एट दैट टाइम आल्सो ब्रिटिश हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। सो व्हाट हैपेंड इज, नाउ दे वांटेड टू कॉन्कर बॉम्बे आल्सो, बट प्रॉब्लम वाज दैट कि दे डिड नॉट हैव सो मच ऑफ मनी फॉर अनदर वॉर। ठीक है, सो एक मौका मिला इनको। क्या मौका मिला? 1664 में पोर्तुगीज की जो प्रिंसेस थी, उसका नाम था कैथरीन। ठीक है, पोर्तुगीज की जो प्रिंसेस थी कैथरीन, इस प्रिंसेस की स्वयंवर रची गई। स्वयंवर मतलब इंडियन टर्म्स में उसको स्वयंवर बोलते हैं, वहां पे कुछ बोलते होंगे उसको। उसकी शादी करवानी थी, जिसके लिए बोला कि पूरे यूरोप से प्रिंस आ सकता है वहां पे। ठीक है, राजकुमार लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी स्वयंवर में जीतेगा उसको जो है कैथरीन शादी कर लेगी, उससे कैथरीन शादी कर लेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका दिखा। तो अंग्रेजों ने जो है अपने प्रिंस को भेजा।
ठीक है, प्रिंस चार्ल्स. सो प्रिंस चार्ल्स took part in this स्वयंवर and basically he won the स्वयंवर. ठीक है, तो स्वयंवर जीता तो शादी होगी कैथरीन की और प्रिंस चार्ल्स की. सो कैथरीन और प्रिंस चार्ल्स की जब शादी हुई, लड़के वाले कौन है? अंग्रेज. लड़की वाली कौन है? पोर्तुगीज. तो जनरली बहुत पुरानी प्रथा है, लड़की वाले क्या करते हैं लड़के वालों को? व्हाट डू द लड़की वाले गिव द लड़के वाले? बहुत पुरानी प्रथा से डाउरी. सो अंग्रेजों का मास्टर प्लान देखो, अंग्रेजों ने डाउरी में बॉम्बे मांग लिया. समझ रहे हो इनका दिमाग? समझ रहे हो इनकी? डाउरी में इन्होंने बॉम्बे मांग ली, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के चुपचाप से जो है इनको बॉम्बे मिल गया. ठीक है, सो इस तरीके से अंग्रेजों ने पोर्तुगीज को सूरत से हटा दिया, बॉम्बे से भी हटा दिया. सो बॉम्बे और सूरत मिल गया, तो फिर पोर्तुगीज का जो कंट्रोल है और कहाँ रहेगा? बाकी सारे एरियाज उतने सिग्निफिकेंट नहीं थे. गोवा, दीव दमन, नगर हवेली, ये सारे जो छोटे मोटे जगह थे, ब्रिटिश ने बोला एक काम करो तुम वहां पे अपना कारोबार करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें गोवा भी नहीं चाहिए, दीव दमन भी नहीं चाहिए, नगर हवेली भी नहीं चाहिए. तुम्हारा जो छोटा मोटा कारोबार यहाँ पे क्या है, ये कर्नाटक, ये क्या बोलते हैं, केरला में है, वहां पे उसको भी चलाओ, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट मेजर दो जगह जो है ये अंग्रेजों ने ले ली. क्या क्या ले लिया? एक सूरत ले लिया बैटल ऑफ स्वैली से, और दूसरा बॉम्बे ले लिया डाउरी से. तो दोनों जगह जब इनसे छीन गए, तो पोर्तुगीज का पावर इंडिया में एकदम रिड्यूस हो गया. ठीक है ना, ऑलमोस्ट खत्म हो गए. और पोर्तुगीज को भी एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, क्योंकि दे हैड कॉलोनाइज्ड मोर प्लेसेस इन ब्राजील. ब्राजील में उन्होंने और नए नए कॉलोनीज बनाए थे, और वहां पे कोई कंपटीशन नहीं था. यहाँ पे क्या कि अंग्रेजों से कम्पीट करना पड़ रहा था. सो देयर वाज नो कंपटीशन इन ब्राजील, सो दे वर आल्सो हैप्पी टू लिव इन इंडिया. ठीक है ना, तो इस तरीके से अंग्रेजों ने जो है पोर्तुगीज को खत्म किया. तो हम लोग यही देख रहे थे हमारे उसमें. अच्छा, मिटा दिया था क्या मैंने? ओके. सो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे ना, सो पोर्तुगीज को अंग्रेजों ने हटा दिया. ठीक है, फिर अभी भी देश में कौन है? डच है. दिस डच पीपल आर स्टिल इन इंडिया. पोर्तुगीज खत्म हो गया. पोर्तुगीज खत्म कैसे हुआ? एक सूरत से खत्म हुआ बैटल ऑफ स्वैली से, दूसरा बॉम्बे से खत्म हुआ डाउरी से. एनी डाउट? एनी डाउट सो फार? ओके, ग्रेट. ठीक है, अब डच इंडिया में कब आए थे? इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कब आए थे? 1605 में. यस, 1605 में आके पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई इन्होंने? 1605 में आके पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम में बनाई. ठीक है, they made their first factory at Masulipattnam in 1605. This was their first factory. सेकेंड फैक्ट्री इन्होंने पुलिकट में बनाई 1610 में. दिस वाज देयर सेकेंड फैक्ट्री, और ये इनका हेडक्वार्टर भी बन गया. अब देखो, डच, मैंने क्या कहा कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल यूरोपियंस थे. दे वर वेरी वेरी पावरफुल यूरोपियंस. ये पोर्तुगीज की तरह हार मानने वालों में से नहीं थे. इवन दो ड्यूरिंग द सेम टाइम, क्योंकि देखो 1608 में अंग्रेज आ चुके हैं, इस टाइम पीरियड के बीच में ही पड़ रहा है ना. 1608 में अंग्रेज आ चुके हैं, और उन्होंने भी 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बना दी थी. तो दैट मीन्स नाउ राइवलरी इज गोइंग टू स्टार्ट इन बिटवीन देम. अब ईस्टर्न कोस्ट पे अंग्रेजों ने बाय दिस टाइम दे स्टार्टेड मेकिंग सम मोर फैक्ट्रीज. कुछ कुछ ईस्टर्न कोस्ट पे ये जो ब्रिटिश थे, उन लोगों ने और भी कुछ कुछ फैक्ट्रीज बनाई, और ईस्टर्न कोस्ट पे डच बहुत स्ट्रांग थे. सो बिकॉज ऑफ दिस राइवलरी स्टार्टेड बिटवीन देम. इनके बीच में राइवलरी होने लगी. ठीक है, राइवलरी स्टार्टेड बिटवीन डच एंड द ब्रिटिश बिकॉज दे आर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस एंड दे आर डूइंग इट इन द सेम प्लेस, मसूलीपट्टनम वाला एरिया, उसके आगे आसपास का एरिया. सो बिकॉज ऑफ दैट राइवलरी स्टार्टेड अगेन. अब ये राइवलरी जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, ये राइवलरी इंडोनेशिया में भी था.
अब अंग्रेज इंडोनेशिया भी पहुंच गए, उनको भी उधर से स्पाइसेस चाहिए थे, बट वहां पे पहले कौन आए थे, वहां पे डच आए थे, तो डच क्यों उनको उधर छोड़ेगा। तो डच ने क्या किया, डच ने अंग्रेजों के 13 लोगों को मार दिए उधर, दे किल्ड 13 पीपल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। और उन लोगों ने उनके आने वाले जो शिप्स थे, इंग्लिश के जो आने वाले शिप्स थे, उनको भी डुबा दिए। इसके वजह से ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश जो है उनको भी गुस्सा आएगा कि भाई ऐसे कैसे मार दिया, हमने तो कुछ नहीं किया था, हमारे शिप्स क्यों डुबा दिए। तो बदले में इन्होंने इनके भी 3 शिप डुबा दिए, ठीक है ना, हिसाब बराबर, ठीक है। तो क्या है कि ये एक दूसरे के शिप डुबाने के बाद, लोगों को मारने के बाद, इनके बीच में फिर भी एक पीस ट्रीटी साइन हुई कि यार मत करो यार, फालतू में क्यों पंगा ले रहे हो, हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, तुमने हमें कुछ नहीं किया, ठीक है ना, शांति से रहो, तुम अपना करो, हम अपना करेंगे, एक दूसरे को कम्पीट करेंगे और क्या। बट क्या है कि डच के अंदर बहुत खुजली थी। डच ने क्या किया, इवन दो साइन कर दिया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, बट उन्होंने दोबारा से अंग्रेजों की शिप डुबा दी, ठीक है ना। सो दे अगेन ड्राउन द शिप ऑफ द ब्रिटिश। इससे क्या है कि अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आया, अब बोला अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम रुको, अब तुमको दिखाते हैं, ठीक है। और ये सब जो है काफी लंबे पीरियड से चला, ठीक है। और फाइनली 1759 में, ठीक है, 1600 से ये सब चल रहा है, एक सौ 150 साल तक ये सब चला। 1759 में फाइनली ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने डच के खिलाफ एक वॉर की, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बिदर, ठीक है, बैटल ऑफ बिदर। ये जो 1759 में बैटल ऑफ बिदर हुआ, इसमें डच को बहुत बुरी तरह से हरा दिया अंग्रेजों ने, इवन दो ये बहुत पावरफुल थे, बट इंग्लिश भी उस तरीके से प्रिपेयर हो गई, या कुछ भी हो, ये हमारे शिप डुबाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे क्या, ठीक है। तो इन्होंने 1759 बैटल ऑफ बिदर, बिदर एक जगह साउथ इंडिया में है, ठीक है, इट इज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक जगह है बिदर, ठीक है। इसका मतलब ओल्ड नेम हुगली था, ठीक है। आज के डेट में हुगली वेस्ट बंगाल में है, कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज द ओल्डर नेम ऑफ बिदर, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ हुगली, समटाइम्स, ठीक है। इन मैक्सिमम बुक्स इट इज रिटन बैटल ऑफ बिदर। तो मैं दोनों नाम बता रहा हूँ आपको, अगर आपने कभी बैटल ऑफ हुगली देखी या बैटल ऑफ बिदर देखा, समझ जाना डच को हराया था इस बैटल में। डच को हराकर इतने बुरी तरह से हटाया, मतलब हराया, कि डच को बोला कि एक काम करो, ट्रीटी साइन करो, हम जो है इंडोनेशिया नहीं जाएंगे, तुम जो है इंडिया मत आना। इसके बाद डच वेर लिमिटेड टू ओनली इंडोनेशिया, ठीक है। डच को इंडोनेशिया फेंक दिया, इंडिया से सारी फैक्ट्रीज उनकी हटा दी, और ब्रिटिश ने बोला कि हम इंडोनेशिया नहीं जाएंगे, और उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री वहां से हटा दी, ठीक है। सो आफ्टर द बैटल ऑफ बिदर द डच वेर कैंसल्ड आउट। समझ में आई बात यहां तक। एनी डाउट्स हियर, एनी डाउट्स। ओके, तो अभी कौन कौन कट गए, पोर्तुगीज कट गए। पोर्तुगीज कैसे कटे, सूरत में बैटल ऑफ स्वैली से, और बॉम्बे में डाउरी से। डच कैसे कटे, डच को हराया इन्होंने बैटल ऑफ बिदर में। बैटल ऑफ बिदर कब हुआ, 1759 में। क्लियर है यहाँ तक। ओके, सो विल स्टॉप हियर टुडे, ठीक है, यहीं पे हम लोग रुकेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश ने अपना कब्जा इंडिया में जमाया। बहुत ही कनिंग लोग थे, किस तरीके से दिमाग लगा लगा के पहले वेस्टर्न साइड को, फिर सदर्न साइड को, फिर ईस्टर्न साइड को कैसे जीता, और किस तरीके से उन लोगों ने अपना काबू इंडिया में किया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंग्लैंड टुमारो, एंड साथ ही साथ डेन्स को और फ्रेंच को कैसे काटा वो भी कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। I enjoyed the class, hope you also did so. Can you share the notes? Yes, yes, I will be sharing the notes.